हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2, उसमें था रिलेशन एंड फंक्शन से पढ़ना। तो उसमें हम लोग रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है फंक्शन है, तो इस क्लास में इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इससे जितना भी रिलेटेड थियोरिटिकल पार्ट होगा सबको कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। फंक्शन। अब फंक्शन होता क्या है? तो ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन जो है रिलेशन का ही एक टाइप है। तो इसके लिए जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे रिलेशन, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पहले, जिससे समझना इजी हो जाएगा। देखो रिलेशन क्या होता था। सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे, जैसे पी। अब पी एक सेट है, 1 2 3 4 5। क्यू एक दूसरा सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था? पी क्रॉस क्यू। अब इसमें कितना एलिमेंट है? 2 4 5 2 4 6। तो जो टोटल पी क्रॉस क्यू का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 30। और ये कैसे स्टार्ट होता था? तो हर एक का, जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी में करते हैं, हर एक को मल्टीप्लाई करते हैं। कितना ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, उसी तरह से 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, और इसी तरह से लेकर के लास्ट जो होगा 5 6 तक जाएगा। इस तरह से टोटल 30 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे। और जो रिलेशन जो होता था वही कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ अलग से, कुछ ऑर्डर्ड पेयर को अलग से लिखेंगे। और अलग से कैसे लिखेंगे? तो उसको एक बेसिकली उसको अच्छे से डिफाइन करके, मतलब कि कुछ उसमें रिलेशन होना चाहिए। अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते हैं कि 1 1 चूज कर लिए, 1 2 चूज कर लिए, 1 3 चूज किए, इस तरह से नहीं। हम क्या करते थे रिलेशन बनाने के लिए? इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता था और उसको हम लोग एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते थे रिलेशन को। तो जैसे देखो पी दो सेट है, पी क्रॉस क्यू। अब पी में क्या क्या है? तो 1 2 3 4 5। क्यू में कितना है? इसको और थोड़ा बड़ा बनाते हैं। क्यू में जो है 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह से है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो तो, कुछ अलग से कुछ हम ले रहे हैं इसी का सबसेट, मतलब कुछ अलग ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। 1 2 2 3 3 4 4 5, और यहाँ पे 4 5, इतना ही सेट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबका जो बाई वैल्यू है, इसको एक्स वैल्यू बोलते थे स्टार्टिंग वाला को, बाद वाला को बाई वैल्यू। तो ये बाई कैसे जो आ रहा है? बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो रहा है। तो इसको रिलेशन को बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 तो कैसे लिखेंगे? एक्स बाई, रिलेशन को हम लिखते थे एक्स बाई, और यहाँ पे बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, जहां एक्स का वैल्यू कहां से लाई कर रहा है? तो एक्स का वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक, मतलब कि 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो एक रिलेशन बन गया स्पेशल टाइप इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो तो 1 2 इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा, उसी तरह से इसको पूरा करेंगे तो कहीं पे 2 3 आएगा, 3 4 आएगा, 4 5 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। तो अब इसको रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1, यहाँ पे तो दोनों दो अलग अलग सेट हो गया। अब 1 2 है, मतलब एक्स का अगर पी का 1 है तो ये दूसरा एलिमेंट जो रहता है क्यू का वैल्यू देता है। जैसे देखो पी क्रॉस क्यू, 1 1 कैसे लिखें? तो फर्स्ट का 1 और सेकंड का 1, मतलब जो पहला एलिमेंट रहता है वो पहले से बिलोंग करता है, पहले सेट से। दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। तो पहला सेट, पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1 2। तो 1 कहने का मतलब है पहले सेट का है, और ये वाला 2 दूसरे सेट का है। तो इसको इसको 1 से 2 को एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेकंड ऑर्डर पेयर में क्या है? 2 3। तो 2 को 3 से एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से 3 4 है तो 3 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब 4 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये एक हो गया रिलेशन, अब इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। अब रिलेशन में और क्या क्या आता है? तो एक हम पढ़े हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तीन चीज पढ़े हैं। तो डोमेन जो होता है वो एक्स वाला, बेसिकली एक्स वाला टोटल प्रोडक्ट नहीं, एक्स का वैल्यू देता है, मतलब पहले सेट का। कोडोमेन जो होता है बाई सेट का टोटल वैल्यू होता है। और जो रेंज होता है ये भी बाई वाला वैल्यू होता है। तो अब यहाँ पे हम बस समझने के लिए लिखें कि एक्स वाले को डोमेन बोलते हैं, बाई वाले वैल्यू को कोडोमेन बोलते हैं, और बाई वाले वैल्यू को ही रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कोडोमेन होता है ऑल बाई, मतलब कि क्यू वाला टोटल वैल्यू जो हो जाएगा। अब बाई का वैल्यू क्या है इसमें?
तो 1 2 3 4 5 6 है। अब टोटल वैल्यू को हम मतलब इसका कोडोमेन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। जो बाई का टोटल वैल्यू है, ऑल वैल्यू ऑफ बाई इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। अब डोमेन क्या होता है, तो डोमेन देखो तो डोमेन एक्स वाला वैल्यू होता है, और एक्स वाला कौन सा वैल्यू होता है जो इस रिलेशन में, रिलेशन देखो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ये है रिलेशन। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू ऑफ रिलेशन, रिलेशन का एक्स वैल्यू देता है। यहाँ पे जो डोमेन होता है एक्स वैल्यू ऑफ रिलेशन देता है। तो डोमेन देखो तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, ये 4 ही वैल्यू है, जबकि हम टोटल एक्स वैल्यू क्या देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो डोमेन जो होता है, डोमेन को हम लिखेंगे एक्स वैल्यू ऑफ रिलेशन, होता है। वही उसी तरह से रेंज जो होता है, रेंज जो होता है बाई वैल्यू ऑफ रिलेशन, रिलेशन का बाई वैल्यू होता है, बाई वैल्यू ऑफ रिलेशन। तो बाई वैल्यू ऑफ रिलेशन क्या देख रहे हैं, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और यहाँ पे देखो तो कोडोमेन जो हो गया, कोडोमेन मतलब ऑल बाई, तो बाई का टोटल वैल्यू चाहे वो रिलेशन में हो या नहीं हो। तो जैसे देखो इसमें 1 नहीं था रिलेशन में, 6 भी नहीं था इस रिलेशन में, यहाँ पे जो बाई का वैल्यू था, बाई 1 नहीं था रिलेशन में, क्योंकि रिलेशन वाला जो बाई का वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रहा है, और 6 भी नहीं था। लेकिन फिर भी ये जो पूरा मिल करके ऑल बाई का वैल्यू जो उसको बोलेंगे कोडोमेन। तो अब ये तो रिलेशन हो गया। अब इसी पे एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को बोलेंगे फंक्शन। तो वो देखो स्पेशल टाइप किस बेसिस पे उसको स्पेशल टाइप बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो इसका डिफिनेशन है कि ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी। देखो रिलेशन हमेशा दो दो सेट के बीच होता है, दो सेट के बीच रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये रिलेशन, रिलेशन को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ए रिलेशन एफ, सॉरी फंक्शन को, ये फंक्शन का ही डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। तो ए रिलेशन एफ फ्रॉम set A to set B is called be a function if every element of set A has one and only one image in set B। और इसमें रिलेशन में एक और क्या पढ़े थे, इमेज पढ़े थे। तो यहाँ पे जो होता है इमेज, जो होता है इमेज बाई वैल्यू होता है, इमेज बाई का वैल्यू होता है। अब बाई वैल्यू किसका किसका, कौन किसका इमेज है, तो 1 इज इमेज ऑफ, नहीं यहाँ पे हो जाएगा इमेज ऑफ 1। देखो इमेज ऑफ 1, इस रिलेशन का 1 का इमेज क्या है, तो जिससे की तरफ एरो लगा हुआ 2 की तरफ, तो इमेज ऑफ 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब बाई वैल्यू इमेज दे रहा है, और किसका इमेज दे रहा है, एक्स वैल्यू वाले को इमेज दे रहा है। उसी तरह से इमेज ऑफ 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो फंक्शन में कह रहा है, देखो यहाँ पे 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 5 है, और ये वाला जो 5 है इसका इमेज नहीं है। तो यहाँ पे देखो तो फंक्शन का जो फंक्शन का डिफिनेशन है उसमें क्या कह रहा है कि फंक्शन तभी होगा जब एक सेट ए से सेट बी की तरफ इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट कहने का मतलब ये वाला, इसका एवरी एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए बी सेट में। तो बी सेट को हम बाई वाले वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाला वैल्यू होता है, बाई वाला वैल्यू, और यही इमेज कहलाता है। किसका इमेज, तो एक्स वाला का इमेज। तो इसमें कह रहा है कि ए में जितना भी एलिमेंट हो, ए में जितना भी एलिमेंट हो, जैसे 1 2 3 4 है, और इसमें 2 3 4 5 है, उसी वाले फंक्शन को हम लिए हैं, उसी वाले जो हम अभी रिलेशन का जो ए बी है, अभी हम पढ़े थे क्या, एफ एक्स बाई इक्वल टू, जो एफ एक्स हम पढ़े थे रिलेशन में, जो बाई इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस 1, और इसी को बोलेंगे एक फंक्शन के रूप में ले रहे हैं तो इसको एफ एक्स। तो ये एफ एक्स कब होगा, एक फंक्शन है तो एक रिलेशन आ गया ए और बी, एक रिलेशन है ए और बी सेट का। तो ये जब फंक्शन कब होगा, तो यहाँ पे कह रहा है, देखो वेल डिफाइन कर रहा है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्या स्पेशल होना चाहिए, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्या कह रहा है कि जो ए सेट में है इसका सारा एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए सेट बी में। तो बाई इक्वल टू अगर एक्स प्लस 1 रखे हैं तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 एलिमेंट का इमेज 2 में बन रहा है, 2 का 3 बनेगा, 3 का 4 बनेगा, और 4 का 5 बनेगा।
तो ये इस तरह से देख रहे हैं कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है इसका केवल एक ही इमेज सेट बी में बन रहा है। तो ये वाला रिलेशन जो हो जाएगा ए और बी का, इसको हम फंक्शन बोलेंगे। और कैसे डिनोट करेंगे, तो एफ फंक्शन है, ए से बी का फंक्शन है एफ इज टू ए, और एक एरो देकर के बी, मतलब ए और बी एक फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी। और ए टू बी यहाँ जो पहले लिखेंगे मतलब ए से बी को, तो ए का इमेज बी में बन रहा है। अगर देखो यही पे ये रहता इस तरह से 1 2 3 4 5 रहता, और इधर भी रहता 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें देखते हैं, अब यही वाला फंक्शन को दो सेट ए भी रहता, जैसे इसमें ए में 1 2 3 4 था, बी में 2 3 4 5 था। तो अब दो सेट हम इस तरह से लेते हैं कि एक सेट ये हो जाता, और ये किसका है रिलेशन, मतलब ये सेट का है ए और बी। तो अब इससे जो रिलेशन बन रहा है, ए 1 का 2 से बन रहा है, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से बन रहा है, और यहाँ तक 4 तक ही बन रहा है। तो इसमें जो था यहाँ पे हम देख रहे थे कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और यहाँ पे अगर 1 2 3 4 ही है तो 4 से 5 बन रहा है, और यहाँ पे अगर एक 5 है तो 5 का 6 से बनेगा, देखो तो ये वाला रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे जो हम x का वैल्यू लिए थे वो लेस देन इक्वल टू 4 हो रहा था, मतलब x का जो वैल्यू था 4 के इक्वल था। तो अगर 4 के इक्वल रहेगा तो 5 वाला तो कंसीडर ही नहीं होगा। तो यहाँ पे भले ही रिलेशन में सेट में 5 है, लेकिन रिलेशन में हम जो कंसीडर किए थे x का वैल्यू वो लेस देन इक्वल टू 4 था। इस तरह से हम लिखे थे 1, यहाँ पे जो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। तो इस तरह से लिखे थे, मतलब x का वैल्यू 1 के इक्वल और 1 से बड़ा, लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए। तो ये 4 का 6 ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 तो आ जाएगा x प्लस 1, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 4 तक का ही वैल्यू होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस जो a में है, a सेट में जो भी एलिमेंट है इसका केवल एक इमेज तो है बी में, लेकिन सारे एलिमेंट का इमेज नहीं है। मतलब जो ये 5 एलिमेंट आ रहा है मिसिंग है, इसका कोई इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। और इस तरह से अगर यही इस तरह से भी रहे, सपोज करो ये 1 2 3 4 होता, 1 2 3 4 5 कोई एलिमेंट इस तरह से होता, यहाँ पे 4, यहाँ पे इस तरह से अगर 4 5 6 7 इस तरह से कोई ये रिलेशन नहीं बना। लेकिन अगर इस तरह से रहता कि 1 4 से भी बिलोंग कर रहा है और 1 5 से भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 का 2 इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे, और ये इसको बताऊंगा भी बहुत अच्छे तरीके से। अब जो किया है इससे पलटिएगा मत। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर एक भी एलिमेंट का इमेज नहीं है या फिर एक एलिमेंट का 2 इमेज है, तो उस कंडीशन में ये रिलेशन, कोई सा भी रिलेशन होगा वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए हम हमेशा देखेंगे कि वैसा रिलेशन जिसमें एक सेट का जो पहला सेट है उसमें जितना भी एलिमेंट है उसका एक इमेज दूसरे सेट में होना चाहिए, ओनली एंड ओनली वन इमेज। तो ये हो गया फंक्शन। In other words, a function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B, such that the domain of f is A. और इस फंक्शन का डोमेन जो होगा ए होना चाहिए। तो ए होना चाहिए फंक्शन का डोमेन। तो फंक्शन का डोमेन देखो तो ए होगा कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सारा सेट का जो इसका जो सारा एलिमेंट है फर्स्ट ए का, ये सारा का एक इमेज होना चाहिए। तो डोमेन वही होता है ना, डोमेन जो होता है एक्स वाला वैल्यू होता है। तो पहला सेट एक्स वाला वैल्यू देता है, और एक्स वाला वैल्यू मतलब जो सारे जो रिलेशन है उसमें आना चाहिए फर्स्ट वाला वैल्यू। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबका सबसे रिलेशन है एवरी एलिमेंट का, तो इसका डोमेन ए हो जाएगा जो पहला सेट होगा। और क्या कह रहा है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। और कह रहा है कि कोई सभी दो ऐसा पेयर नहीं होगा अलग अलग जिसमें कि पहला एलिमेंट सेम होगा। तो देखो तो जैसे इसमें कौन कौन सा पेयर बन रहा है, जैसे एक फंक्शन माने थे तो यहाँ पे जो भी पेयर बन रहा था वो बन रहा था 1 2 2 3 3 4 और 4 5 बन रहा था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर में पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। जैसे देखो तो इसमें पहला एलिमेंट 1 है, इसमें पहला एलिमेंट
2 है, इसमें पहला एलिमेंट 3 है, इसमें पहला एलिमेंट 4 है। तो ऐसा क्यों कह रहा है कि पहला एलिमेंट अगर सेम हो जाएगा तो पहला एलिमेंट जैसे 1 2 रहता, अब 1 3 भी रहता, तो यहाँ से देखते तो ये वाला एरो 1 से 2 की तरफ भी जाता, 1 से 3 की तरफ भी जाता, तो इसका 2 इमेज बन जाता। तो 2 इमेज हमको चाहिए ओनली एंड ओनली 1 इमेज। तो अगर एक मतलब कि एक एलिमेंट पहला एलिमेंट 2 पेयर का सेम रहता तो उस कंडीशन में 2 इमेज हो जाता, जो कि फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमको हमेशा ऐसा ध्यान रखना है फंक्शन के लिए, शॉर्ट में बोले तो, कि अगर कोई सेट जैसे रिलेशन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, तो कोई रिलेशन बन रहा है तो उसका एरो डायग्राम देखेंगे। अगर एरो डायग्राम का पहला सेट का सारा एलिमेंट का एक ही मिरर इमेज दूसरे सेट में है तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे कि ये रिलेशन एक फंक्शन है। अब आगे देखो तो इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको डिनोट करते हैं एफ इज टू ए टू बी, एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ, और यहाँ पे जो एक पेयर जैसे बनाया है ए बी बिलोंग्स टू एफ, देन एफ ए इक्वल टू बी where B is called the image of A under F and A is called the pre-image of B under F। तो देखो A कौन सा वैल्यू आ जाएगा, ये वाला, B कौन सा वैल्यू आ जाएगा, बाई वाला। तो क्या कह रहा है, F है इक्वल टू B, तो हम यहाँ पे जैसे ही देखो तो यहाँ पे बाई इक्वल टू हम क्या निकाल रहे हैं, एफ एक्स, मतलब एक एक्स के जगह पे इसको हम लिख सकते हैं एफ ए, मतलब कि यहाँ पे ए का वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड वाला वैल्यू आएगा। तो यही है कि B इज कॉल्ड द इमेज। हम जानते हैं कि बाई वाले एलिमेंट को इमेज कहते हैं, और किसका इमेज, जो एक्स वाले एलिमेंट का, जैसे 2 1 का इमेज है, 3 2 का इमेज है, तो अब 1 जो कहलाएगा ये 2 का पेरी इमेज कहलाएगा। 1 का इमेज 2 है, लेकिन जो 1 का इमेज 2 है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो कहलाएगा कि ये 1 का प्री इमेज है। तो यहाँ से यही कह रहा है कि वेयर बी इज इक्वल द बी को 2 को हम कहेंगे 1 का इमेज और 1 को कहेंगे कि 2 का प्री इमेज है। तो यहाँ पे इतना तक समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है कि रियल नंबर आएगा। देखो अब इसको डिफाइन कैसे किया है कि फंक्शन फीचर either r or one of subset is as its range is called a real valued function। क्या कह रहा है कि जिसमें जो रियल होगा, मतलब कि फंक्शन में क्या आना चाहिए, तो रियल नंबर आना चाहिए और किसी का सबसेट आना चाहिए। तो हम रियल नंबर में क्या जानते हैं, रियल नंबर में होता है इरेशनल प्लस रेशनल, दोनों नंबर को मिला करके बोलते हैं, और इरेशनल रेशनल में नेचुरल भी आ जाता है, इंटीजर भी आ जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन में जो रेंज होना चाहिए, रेंज क्या, जो रेंज मतलब बाई वाला एलिमेंट जो रिलेशन में जिसमें मिरर इमेज बन रहा, मतलब जिसमें एरो लगा हुआ, अगर कोई छूट जाएगा तो इसको कंसीडर रेंज में नहीं करेंगे, सारा बाई वाले एलिमेंट को कोडोमेन में कंसीडर करते हैं। लेकिन जो रिलेशन में मतलब कि जो एक्चुअल में रिलेशन में बाई का वैल्यू है उसको रेंज कहते हैं। तो यही कह रहा है कि वैसा फंक्शन जिसमें जो रेंज होगा, अगर रेंज आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है, या फिर इसका कोई सबसेट आ रहा है, सबसेट कहने का मतलब या रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर या इंटीजर, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेंज अगर रियल नंबर में आ रहा है तो इसको बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। ध्यान रखना है कि रियल वैल्यूड में अगर रेंज रियल नंबर आएगा तो बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। फर्दर इफ इट्स डोमेन इज आल्सो आइदर आर और ए सबसेट ऑफ आर, कह रहा है कि अगर इसका डोमेन भी जो है वो क्या आएगा, डोमेन भी जो आएगा आइदर आर होगा, मतलब कि ये वाला जो एक्स का वैल्यू है वो भी आर के इक्वल होगा या फिर सबसेट ऑफ आर होगा, तो इट इज कॉल्ड ए रियल फंक्शन। तो हम उसको कहेंगे, देखो अगर ओनली इमेज रेंज रियल नंबर होगा या सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा तो उसको बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, और रेंज के साथ साथ डोमेन भी रियल नंबर होगा या सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा तो उसको कहेंगे रियल फंक्शन है। मतलब रियल फंक्शन होने के लिए दोनों डोमेन और रेंज दोनों होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं रियल फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और रियल वैल्यूड फंक्शन होने के लिए इसका जो रेंज है वो ओनली रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखो जितना भी हम पढ़ेंगे सब रियल नंबर का ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना भी नंबर को जानते हैं, जहाँ पे नंबर्स का बात आता है उसको हम जितना भी नंबर्स को जान रहे हैं, जो भी नोइंग नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, जैसे इरेशनल, रेशनल,
होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सारा रियल नंबर को ही कंबाइन, सारे नंबर को कंबाइन करके ही रियल नंबर बनाते हैं। तो जो भी हम फंक्शन पढ़ेंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शन ही होगा। और वहां पे बस हमको ये देखना होगा कि ये वो रियल वैल्यूड फंक्शन के साथ साथ रियल फंक्शन भी है क्या। जैसे देखो तो एक नीचे एग्जांपल दिया है कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहने का मतलब n जो है सबसेट ऑफ रियल नंबर है। डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन, और फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, f इज टू n टू n, मतलब n से f फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। देखो तो वही एफ ए इक्वल टू बी आ रहा है कि नहीं, एफ ए इक्वल टू बी मतलब एफ एक्स इक्वल टू बाई आ रहा है। बी वाला टर्म को बाई, एक्स वाला टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। यूजिंग दिस डिफिनेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल गिवन बिलो। जो टेबल दिया है इसको कंप्लीट करना है। तो एक्स का वैल्यू देखो सब में दिया हुआ, बाई का वैल्यू निकालना है। बाई का वैल्यू कहने का मतलब एफ एक्स निकालना है, फंक्शन का वैल्यू। तो एफ वन इक्वल टू, यहाँ पे एक्स के 2x प्लस 1 है तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा, यहाँ से नीचे देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन भी है। एफ वन इक्वल टू 3, एफ टू इक्वल टू 5, एफ थ्री इक्वल टू 7, एफ फोर इक्वल टू 9, एफ फाइव इक्वल टू 11, एफ सिक्स इक्वल टू 13 और F7 इक्वल टू 15। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा जो नंबर है, रेंज भी देख रहे हैं कि रेंज किससे मैच कर रहा है। तो रेंज क्या क्या आ रहा है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारा रेंज आ रहा है। रेंज बाई वाले वैल्यू को कहते हैं। तो रेंज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सारा नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू, ये जो नेचुरल नंबर या फिर रियल नंबर कह सकते हैं, और नेचुरल नंबर जानते हैं कि रियल नंबर का सबसेट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो रेंज है वो तो आ रहा है रियल नंबर से, तो ये तो रियल वैल्यूड फंक्शन भी हो जाएगा। साथ ही साथ देख रहे हैं जो एक्स का वैल्यू है, इसका डोमेन है इस फंक्शन का, वो भी एक नेचुरल नंबर है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन के साथ साथ रियल फंक्शन भी इसको बोलेंगे। ये तो था फंक्शन। अब आगे देखते हैं सम फंक्शन इन देयर ग्राफ। कुछ फंक्शन का टाइप देखेंगे और उसका ग्राफ। तो फर्स्ट में देखो, सबसे पहले फर्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब, आइडेंटिटी मतलब भी होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब कहने का मतलब, आइडेंटिटी फंक्शन को याद रखेंगे आइडेंटिकल वर्ड से। आइडेंटिकल मतलब इक्वल वर्ड से। तो आइडेंटिकल फंक्शन कब होगा, लेट आर भी था। देखो जितना भी फंक्शन होगा सब रियल वैल्यूड फंक्शन ही होगा। सब में हम लोग आर को कहेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर है। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल वैल्यूड फंक्शन कैसे दिया है, तो एफ इज टू आर बाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखो तो आइडेंटिकल फंक्शन है तो इसका जो बाई का वैल्यू होगा एक्स के इक्वल होगा। तो बाई का वैल्यू एफ एक्स को मानेंगे तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू भी हो जाएगा। फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स किससे बिलोंग करेगा, आर से, क्योंकि हम जो सेट ले रहे हैं किसका किसका ले रहे हैं, आर से आर का सेट ले रहे हैं। तो जो भी एलिमेंट होगा वो एक्स जो भी बिलोंग करेगा आर से, बाई भी बिलोंग करेगा आर से। सच ए फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब जहां पे दोनों वैल्यू, दोनों सेट का वैल्यू, जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं दोनों सेट का वैल्यू मतलब बाई और एक्स दोनों इक्वल आ रहा है, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। Here the domain and range of f are R। अब डोमेन क्या आ जाएगा, तो डोमेन भी देखो तो R ही आएगा। इस केस में डोमेन जो भी आएगा रियल नंबर आएगा, क्योंकि हम फंक्शन किससे बना रहे हैं, तो R से R का बना रहे हैं। और रेंज भी जो हो जाएगा वो भी R आ जाएगा, क्योंकि सारा जो है, अगर बाई का वैल्यू जो भी ले रहे हैं, अगर 1 ले रहे हैं तो ये भी 1 आ जाएगा। तो जो हम वैल्यू ले रहे हैं बाई का, वही सॉरी जो वैल्यू एक्स का ले रहे हैं वही वैल्यू बाई का आ रहा है। मतलब कि डोमेन सारा वैल्यू इक्वल इक्वल आ रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 लिए, इसमें भी 1 2 3 4 5 ही होगा। 1 से 1 मैच करेगा, 2 से 2, 3 से 3। तो इसमें देख रहे हैं कि डोमेन जो होगा सारा वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और यहाँ पे जो रेंज भी होगा वो भी रियल नंबर होगा। द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। अब हम जानते हैं, इसे भी पहले पढ़ चुके हैं कि बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है इक्वल वैल्यू का। जैसे इसका वैल्यू 2 होगा तो इसका भी वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 2 तो बाई का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 4 तो बाई का वैल्यू 4, और एक्स का वैल्यू 6 तो बाई का वैल्यू 6। माइनस में भी कर लेंगे तो -2 तो बाई का वैल्यू भी -2। यहाँ पे एक्स का वैल्यू -4 तो बाई का वैल्यू -4। सारा को अगर ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ध्यान देना है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब आइडेंटिटी फंक्शन में जो होता है एक्स और बाई दोनों फंक्शन का वैल्यू एक्स के इक्वल होता है, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन से ओरिजिन से होते हुए पास करता है। यहाँ पे लिखा हुआ इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन और उसका ग्राफ। सेकंड है कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट से भी नाम से ही पता चल रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, वैल्यू कांस्टेंट होगा। मतलब फंक्शन का वैल्यू, तो फंक्शन को एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फंक्शन होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी रखेंगे लेकिन एफ एक्स का वैल्यू हमेशा सेम आएगा।
जैसे इसमें भी देखो रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन किया है, फिर टू आर बाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर सी इज ए कांस्टेंट। देखो यहाँ पे सब में एक्स बिलोंग्स टू आर देता है, बाई बिलोंग्स टू आर क्यों नहीं देता है, क्योंकि जो बाई का वैल्यू है एक्स पे ही डिपेंड करता है, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर हम लिखे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि बाई का वैल्यू भी इसी पे डिपेंड करेगा, इसलिए बाई बिलोंग्स टू आर कहीं नहीं देता है। वेयर सी इज ए कांस्टेंट एंड ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, here domain of function is R and its range is C। देखो तो अब यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, मतलब कि x का हम कोई सा भी वैल्यू रखे 3 4 5, y का एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, मतलब y का 5, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 1 भी रखेंगे तो भी 5 आएगा, 2 भी रखेंगे तो भी 5 आएगा, 3 भी रखेंगे तो भी 5 आएगा, 4 भी रखेंगे तो भी 5, 5 भी रखेंगे तो भी 5 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का, यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं होना, हम देख रहे हैं कि सेट ए में जो है एवरी एलिमेंट का एक ही इमेज है जो है सेट बी में, ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट का 2 इमेज है, प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इमेज है, कांस्टेंट के कारण सबको एरो से हम डिनोट किए हैं। तो यहाँ पे देखो तो अब जो डोमेन हो गया, डोमेन एक्स वाला वैल्यू आता है, तो डोमेन किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डोमेन आर से बिलोंग करेगा। और यहाँ पे जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा, तो वो कांस्टेंट होगा, रेंज जो भी कांस्टेंट का वैल्यू होगा बस वही रेंज होगा, क्योंकि इसी एक नंबर से मैच करेगा सारा एरो, तो यहाँ पे रेंज कांस्टेंट हो गया और डोमेन रियल नंबर हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे जाएगा, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जाता है, और बाई का ग्राफ है, बाई इक्वल टू कांस्टेंट है, तो बाई का ग्राफ मतलब एक्स, अगर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे बाई फंक्शन को हम हमेशा बाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाई का जो वैल्यू होगा वो एक्स के, यहाँ पे सॉरी बाई का जो वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू जैसे 2 रखे हैं तो देखो तो एक्स का वैल्यू 2, बाई का वैल्यू यहाँ पे 3 है, एक्स का वैल्यू 4, बाई का वैल्यू भी 3 है, एक्स का वैल्यू हम कुछ भी चेंज करें तो बाई का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, तो इससे जो ग्राफ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। जैसे देखो ग्राफ इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फॉर एग्जांपल इफ x इक्वल टू 3 फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, देन इट्स ग्राफ विल बी ए लाइन एज शोन इन फिगर 2.9, ये फिगर में दिया हुआ। तो अभी तक 2 पर है, हमको ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी फंक्शन से हम जानेंगे आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक्स एफ और एक्स सॉरी एक्स और बाई का दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, बाई कहने का मतलब फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए, और ग्राफ जो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, पास सॉरी ग्राफ जो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन जाएगा और जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और इसमें क्या होगा, इसमें भी कांस्टेंट फंक्शन में भी ग्राफ जो होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। हमको हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो उसको हम वैल्यू से देख लेंगे। जैसे यहाँ पे आइडेंटिकल वैल्यू था तो डोमेन भी आर, रेंज भी आर, और यहाँ पे वैल्यू जो भी है वो कांस्टेंट है, मतलब डोमेन आर तो रेंज कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगला जो फंक्शन है, फंक्शन नंबर 3 में है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन किसको बोलेंगे, तो पोलिनोमियल हम जानते हैं कि जिसमें एक से ज्यादा टर्म रहे, एक से ज्यादा टर्म, जैसे एक्स लिखे हैं तो एक टर्म है, बाई लिखे हैं तो एक टर्म है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखे हैं तो ये 2 टर्म आ गया तो ये पोलिनोमियल आ गया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये 4 टर्म आ गया तो ये भी पोलिनोमियल है। तो वही पोलिनोमियल फंक्शन मतलब जो एफ एक्स रहेगा, अभी तक क्या देख रहे थे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स था, एफ एक्स इक्वल टू सी था, वैल्यू एक आ रहा था, लेकिन पोलिनोमियल मतलब एक से ज्यादा टर्म रहेगा, तो वही रियल वैल्यूड फंक्शन। आप पहले ही हम बता चुके हैं कि सारा जो फंक्शन होगा, जो भी रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, तो फंक्शन एफ इज टू आर इज सेड टू बी पोलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच एक्स इन आर बाई इक्वल टू एफ एक्स। और एफ एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पोलिनोमियल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an xn, वेयर n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। n को क्या होना चाहिए, n मतलब पावर है, तो पावर को जो हमेशा होना चाहिए, n का मतलब कि जो पावर होना चाहिए हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, माइनस वाला वैल्यू नहीं होगा, माइनस या फिर यहाँ पे माइनस वाला वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ पे हो गया a0 a1 a2 डॉट 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 an बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे देखो तो फंक्शन डिफाइंड बाय इक्वल टू एफ एक्स कैसे डिफाइन किया है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी एक्स, दो फंक्शन है x4 प्लस रूट 2x आर सम एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। देखो तो x से अधिक टर्म है इसलिए इसको फंक्शन को
जो एफ इज टू आर, आर से एफ एक्स इक्वल टू ये वाला फंक्शन पोलिनोमियल हो गया और ये वाला भी फंक्शन पोलिनोमियल हो गया। वेयर एज द फंक्शन डिफाइंड एच, अब एच को फंक्शन मतलब एच एक्स, एक्स का फंक्शन बाई है, तो यहाँ पे देखो तो एक्स 2/3, तो 2/3 का वैल्यू यहाँ पावर देखो तो एन हमेशा इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर में हम क्या जानते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 4, ये क्या आ गया 2/3, तो ये आ गया 0.67। तो जहां पे भी इस तरह से फ्रैक्शन में दिया रहेगा पावर, तो वहां पे वो पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन होने के लिए जो पावर होना चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब नीचे दो ग्राफ दिया हुआ है पोलिनोमियल फंक्शन का, देखो एक से ज्यादा टर्म का ग्राफ बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हम एक एक टर्म को लेकर के एक एक टर्म इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि बाकी सारा टर्म जीरो है, बस एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर, तो इसको भी पोलिनोमियल कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स 3 नहीं होकर के एक्स क्यू है, तो एक्स स्क्वायर का कैसे जाएगा, एक्स स्क्वायर तो हम जानते हैं कि जो भी स्क्वायर का होता है एक पाराबोला बनता है। अब एक्स स्क्वायर का तो मतलब कि अगर बाई का एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो बाई का वैल्यू 1 आएगा, एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो बाई का वैल्यू 4 आएगा, एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे तो बाई का वैल्यू 9 आएगा। तो देखो तो जीरो रखेंगे तो जीरो, तो यहाँ से देखो तो जीरो रखे हैं तो जीरो, 2 रखे हैं तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 रखेंगे तो कहीं यहाँ पे कट करेगा, 6 रखेंगे तो कहीं और इसको और ऊपर बनाएंगे तो कहीं यहाँ पे कट करेगा। इसी तरह से अगर माइनस में भी रखेंगे तो यहाँ पे -2 रखेंगे तो बाई का वैल्यू 4 पॉजिटिव में आएगा, -3 रखेंगे तो बाई का वैल्यू 9, -4 रखेंगे तो बाई का वैल्यू 16। तो यहाँ से देखो तो यहाँ से इसी तरह से ये जो ग्राफ बनाएगा इसको सारे पॉइंट को मैच करेंगे, 2 रखेंगे तो -2 रखेंगे तो यहाँ पे बाई का वैल्यू कहीं 4 पे जाके कट करेगा, -4 रखेंगे तो कहीं बाई का वैल्यू 16 पे जाके कट करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये किस तरह से पाराबोला टाइप से ग्राफ बनेगा, पोलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ एक्स स्क्वायर का, पोलिनोमियल फंक्शन का नहीं एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो बनेगा पाराबोला की तरह बनेगा। और वही एक्स क्यू अगर रखेंगे तो एक्स क्यू, तो देखो तो यहाँ पे सारा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था इसलिए बाई की तरफ पॉजिटिव, मतलब बाई का सारा वैल्यू पॉजिटिव एक्स इसकी तरफ गया, एक्स क्यू तो यहाँ पे देखो तो एक वाला वैल्यू तो मतलब कि पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर -1 का क्यू करेंगे तो -1 ही आएगा, -2 का क्यू करेंगे तो -8 आएगा, मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव जाएगा बाई का वैल्यू, और अगर एक्स का निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो बाई का वैल्यू निगेटिव जाएगा। तो ये देखो तो ओरिजिन से पास करेगा और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से कैसे बनेगा, सारा पॉइंट को मिलाएंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू हो जाएगा। तो इसमें भी देखो तो डोमेन क्या होगा, डोमेन भी होगा जो रियल नंबर होगा, और रेंज भी जो होगा रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि सारा रियल नंबर से मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होगा। तो ये तीसरा फंक्शन था पोलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन मतलब पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। तो रेशनल फंक्शन आर फंक्शन ऑफ द टाइप एफ एक्स वाई जी एक्स, दो फंक्शन है, दोनों को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। भे एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एफ एक्स डिफाइंड इन ए डोमेन, डोमेन मतलब वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो डोमेन यहाँ पे देखो तो जो जी एक्स है यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू एफ एक्स वाई जी एक्स ये जो आ जाएगा एफ एक्स वाई 0, इसका वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा। तो फंक्शन में इनफाइनाइट तो वैल्यू आएगा नहीं, क्योंकि हमको फंक्शन एक रिलेशन रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे इसीलिए जी एक्स को नॉट इक्वल टू 0 करते हैं और यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे आर यहाँ पे देखो तो कैसे डिफाइन किया है, एफ इज टू आर -0, मतलब 0 को रियल नंबर से हटा दिया। हम जानते हैं कि रियल नंबर में सारा नंबर आता है तो 0 भी इंक्लूड करेगा। तो 0 हमको चाहिए ही नहीं, जी एक्स का वैल्यू 0 मतलब एक्स का वैल्यू 0 चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे आर में से 0 को माइनस किया है, इज टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या किया है 1/x किया है, और x बिलोंग्स टू r -0। देखो अगर माइनस को यहाँ पे 0 r -0 नहीं करते r करते तो r में क्या आ जाता, सारा रियल नंबर आता तो 0 भी आ जाता। तो जब 1/0 करते तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता, तो फंक्शन सही से डिफाइन नहीं होता। इसीलिए जो x है बिलोंग्स टू r -0। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बाकी सारे फंक्शन में जो r मतलब x जो बिलोंग करता है रियल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन रेशनल फंक्शन में
जो x बिलोंग करता है वो r माइनस 0 को। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x, 1/x इनवर्स ग्राफ आएगा क्योंकि यहाँ पे 1/x है। तो अगर वैल्यू हम जितना ज्यादा नीचे में वैल्यू जितना ज्यादा बड़ा रखेंगे एफ एक्स का वैल्यू उतना ही छोटा आएगा। तो देखो, तो अगर यहाँ पे 1 रखे हैं तो y का वैल्यू 8 है। फिर उसी तरह से मतलब कुछ 8 नहीं है यहाँ पे, जैसे x का वैल्यू 1 रखे हैं तो y का वैल्यू भी 1 होगा। अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 जो है, अगर y का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखे हैं तो y का वैल्यू उस अनुसार से माइनस होते जाएगा। f का वैल्यू 2 रखेंगे, सॉरी 3 रखेंगे, यहाँ देखो 2 से तो ये 0.5 पे कहीं कट करेगा। 3 रखेंगे तो ये वैल्यू और छोटा आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे x की तरफ बढ़ते जाएंगे ये वैल्यू टेंड्स करेगा कहाँ, तो ये इनफाइनाइट की तरफ, मतलब नीचे बढ़ते बढ़ते वैल्यू बहुत छोटा आ जाएगा। जैसे देखो तो 2 के जगह पे कुछ वैल्यू है, 4 के जगह पे कुछ कम होगा, 6 के जगह पे उससे भी कम, 8 के जगह पे 20 से। तो इस तरह से इनवर्स की तरह ग्राफ बनेगा। ये पॉजिटिव में भी बनेगा और निगेटिव में भी। तो निगेटिव में भी x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे y का वैल्यू वैसे वैसे माइनस में होते जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये रेशनल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। तो हम मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम जानते हैं कि मॉडुलस में जैसे मॉडुलस x है तो मॉडुलस को डबल ब्रैकेट से मतलब डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बीच में वैल्यू को रखते हैं। तो जब अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो अगर मॉडुलस लगा देंगे 1 में तो वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो वैल्यू 2 आ जाएगा। मतलब जो साइन अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ ही बाहर आएगा। लेकिन अगर -3 लगाते हैं तो भी वैल्यू 3 आएगा, मतलब कि माइनस प्लस से अंतर नहीं रहेगा। तो माइनस कैसे आया कि वैल्यू अगर माइनस को ले रहे हैं तो जो x आएगा उसको हम माइनस के साथ ऐड करेंगे। देखो तो यहाँ पे -3 3 आ गया। तो इसी से मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया है कि the function f is to r tends to r defined by equal to fx equal to mod of x for each x to belongs to r is for modulus function for each non negative value of x। देखो अगर 0 रहेगा तो भी वैल्यू 0 आएगा, 0 से ज्यादा रहेगा, 0 से ज्यादा मतलब सारा वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा तो भी वैल्यू 1 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे x का वैल्यू अगर निगेटिव में ले, मतलब x का वैल्यू अगर -2 ले तो जो मोड से बाहर निकलेगा वो माइनस के साथ x निकलेगा। मतलब माइनस और x का वैल्यू हम क्या लिखे हैं, -2 लिए हैं यहाँ पे मोड के अंदर। तो जो बाहर में एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा वो माइनस के साथ x का वैल्यू, मतलब माइनस इंटू एक्स। तो माइनस इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू पहले से ही माइनस है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। तो उसी को कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉन निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स बट फॉर निगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज निगेटिव टू द वैल्यू ऑफ। देखो एक्स का जब वैल्यू 0 आएगा तो जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू आएगा एक्स का जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं माइनस में ले रहे हैं तो उसके साथ आगे हम माइनस लगाएंगे ताकि जो भी पूरा कंप्लीट वैल्यू आए वो पॉजिटिव बन करके आया। तो देखो तो मॉडुलस में हम जानते हैं कि सारा वैल्यू पॉजिटिव ही होता है। और पॉजिटिव कैसे आ रहा है, मतलब एक्स ही आ रहा है। तो एक्स आ रहा है मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा यहाँ पे। और स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, तो जैसे देखो आइडेंटिकल फंक्शन में तो अगर x का वैल्यू हम जो ले रहे थे इक्वल आ रहा था तो ये भी तो x का वैल्यू x के इक्वल आ रहा है, वैल्यू इक्वल है लेकिन साइन यहाँ पे वहां पे साइन के साथ इक्वल आ रहा था। लेकिन यहाँ कुछ भी वैल्यू हो साइन हमेशा पॉजिटिव का ही आएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो वहां पे आइडेंटिकल फंक्शन में जो नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा था माइनस वाला का, वो हमेशा इधर -x का वैल्यू लेंगे तो भी जाएगा बाई के तरफ, मतलब पॉजिटिव बाई के एक्सिस के तरफ जाएगा। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज गिवन इन फिगर 2.13 एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ये ग्राफ हो गया। अब जो है सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम फंक्शन जो होता है यहाँ से जो सिग्नम फंक्शन होता है वो कैसे डिफाइन है, एफ इज टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू। इसका देखो अब x का यहाँ पे जो सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या कह रहा है कि वैल्यू 1 होगा। जब x का हम कोई सा भी वैल्यू डालेंगे ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन कहने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो x का कोई सा भी पॉजिटिव अगर वैल्यू डाल रहे हैं तो एफ एक्स का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं। जैसे अगर हम x का वैल्यू 2 भी डाल रहे हैं, अगर सपोज करो लेट x इक्वल टू 2, तो एफ एक्स जो इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ नहीं 2 हो जाएगा, हमेशा ये ग्रेटर देन एक्स है, मतलब कि पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू हमेशा 1 होगा। अगर 0 रखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 0 तो एफ एक्स इक्वल टू भी आएगा 0, 3 केस। और अगर
x का वैल्यू लेस देन 0 रखते हैं तो -1 आएगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 0 होगा तो 0 के केस में 0 आएगा। अगर निगेटिव वैल्यू होगा तो -1 होगा। हमेशा वैल्यू से मतलब नहीं कि कितना बड़ा हो रहा है, बस हमको देखना है कि वैल्यू x का वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव रहेगा तो 1, निगेटिव रहेगा तो -1, 0 रहेगा तो माइनस। जैसे x इक्वल टू 256, अब ये देखो तो ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इस कंडीशन में भी जो एफ एक्स इक्वल टू, बस हम देख लेंगे कि वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें x का वैल्यू सॉरी y का जो वैल्यू या एफ एक्स का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तो ही कह रहा है कि द फंक्शन f इज टू आर defined by f x equal to 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 1, -1 if x less than 0 is called the signum function। इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। द डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन इज आर। डोमेन को हम कोई सा भी रियल नंबर से हम रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू, लेकिन हमेशा जो वैल्यू रेंज क्या होगा, रेंज के कंडीशन में हमेशा -1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा। तो देखो तो यहाँ पे कह रहा है एंड द रेंज इज द सेट -1 0, हमेशा यही 3 आएगा। वैल्यू कितना बड़ा रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, बस हम देखना है कि पॉजिटिव है या 0 है या निगेटिव है। तो पॉजिटिव रहेगा तो +1, निगेटिव रहेगा तो -1 और 0 के केस में 0 होगा। अब ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे देखो तो ग्राफ जैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ मतलब y का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, 1 या 0 या -1। तो 0 तो यहाँ पे ओरिजिन पे हो गया, मतलब कि x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन, यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा तो यहाँ पे y का वैल्यू देखो तो 1 आएगा। अब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 0 को यहाँ ग्रेटर देन 0 है, देखो मतलब 0 तो नहीं है, 0 के लिए तो 0 ये वाला हो गया, ग्रेटर देन 0 तो जो इंक्लूडेड नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं करा, ग्रेटर देन 0 तो 0 से कुछ भी वैल्यू जो आएगा यहाँ पे, मतलब ये वाला x का वैल्यू 0 को नहीं कंसीडर करके 0 से 0.1 को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू जहाँ पे पॉइंट अगर 0 रहेगा तब तो 0 यही पॉइंट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ 1 होने के लिए 0 से थोड़ा सा मतलब इस पॉइंट से शुरू होना चाहिए, तो इतना स्मॉल पॉइंट को दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम एक यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैंक सर्कल से डिनोट करते। तो यहाँ पे ब्लैंक सर्कल जो डिनोट होता है, कहने का मतलब यहाँ पे जो x का वैल्यू है, देखो y का वैल्यू तो -1 ऑलरेडी है, लेकिन जो x वाला वैल्यू है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसी तरह से पॉजिटिव के केस में भी 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर इंक्लूडेड नहीं है उसको स्मॉल सर्कल से, इसको ओपन इंटरवल जहां हम पढ़ रहे थे सेट में वहां पे भी देख रहे थे कि जिसको इंक्लूड नहीं था उसको ओपन ही रखते थे, इसको ओपन इंटरवल भी बोलते थे। तो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बनेगा, कोई सा भी वैल्यू कितना भी बड़ा रहेगा, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ इसी तरह से बनेगा। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि सिग्नम फंक्शन डिफाइन कैसे होता है। इसके पहले अभी पढ़े थे मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन में हम जान रहे थे कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो वैल्यू तो वही आएगा, लेकिन अगर निगेटिव रखेंगे तो एक्स का वैल्यू निगेटिव के साथ बाहर निकलेगा, मतलब निगेटिव के साथ निगेटिव वैल्यू बाहर निकला तो उसमें भी वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है। ये मॉडुलस हो गया, ये था सिग्नम। अब एक लास्ट जो फंक्शन बचा है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम यहाँ पे देख रहे हैं इंटीजर है, तो फंक्शन का जो वैल्यू होना चाहिए इंटीजर में होना चाहिए। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ इज टू आर डिफाइन बाय वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स मॉडुलस एक्स में सिर्फ दो लाइन के दो वर्टिकल लाइन के बीच एक्स लिखा हुआ था, तो इसको हम मॉडुलस पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एफ एक्स इक्वल टू है तो इसको मॉडुलस फंक्शन बोलेंगे। और यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट है, तो यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट, तो यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट के अंदर अगर एक्स रहेगा तो इसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ पे भी रियल वैल्यू फंक्शन है, सब में एक्स बिलोंग्स टू आर ही करेगा, मतलब कि जो एक्स का वैल्यू होगा डोमेन का वैल्यू वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। बस इस केस में जो रेशनल फंक्शन पढ़े थे उसमें जो x बिलोंग करेगा r-0, क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर जैसे ही वैल्यू 0 होगा तो एफ एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए इस केस में हमको ध्यान रखना है कि डोमेन जो होगा r-0 होगा, और जो इसका रेंज होगा रिलेशन, ये रेशनल फंक्शन का इसका रेंज हमेशा रियल नंबर में आएगा। क्या पढ़ रहे थे अभी, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट में एक्स को लिख रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर, एज्यूम द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब जो ये एक्स लिखा हुआ है इसी को हम वैल्यू करते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है।
वैल्यू ऑफ लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो वैल्यू जो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू एक्स होना चाहिए। जैसे अगर एक्स का वैल्यू 1 लिखे हैं तो यहाँ पे वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो लेस देन इक्वल टू एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी को देखो, अब एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू रखे हैं 2.9, तो एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा देखो, तो यहाँ पे क्या है, लेस देन या तो इक्वल टू आना चाहिए, तो इक्वल कब आएगा, जब पूरा पूरा अगर इंटीजर दिया रहेगा तो इक्वल आएगा, लेकिन जब वैल्यू पॉइंट में दिया रहेगा, डेसिमल में दिया रहेगा, तो इसका लेस देन कंसीडर करेंगे। तो इसके 2.9 से लेस देन इंटीजर कौन है, 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2। अब इसी को यहाँ पे डिफिनेशन जो है, सच ए फंक्शन इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एक्स वी कैन सी दैट एक्स इक्वल टू -1 रहेगा। देखो अब -1 होगा तो कैसे आएगा, जब एक्स का वैल्यू 0 से कम रहेगा। एक्स का वैल्यू कहाँ कहाँ से हो रहा है, तो -1 से, यहाँ पे -1 से 0 के बीच। तो हम जानते हैं कि -1 और 0 इसमें क्या, कौन सा दो ही इंटीजर है, यहाँ पे -1 और 0, एक इंटीजर -1 हो गया और एक 0 हो गया, निगेटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है, यहाँ पे वैल्यू बस इंटीजर से मतलब है। तो दो इंटीजर है, अब दो इंटीजर में यहाँ पे ये 0 के साथ तो ओपन इंटरवल लगा हुआ, मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है, कौन सा इंटीजर बच गया, तो -1 बच गया। अब हम देखेंगे कि -1 और 0 के बीच क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे जैसे देखो तो 0 से तो यहाँ -0.1, -0.2 आएगा, -0.3 आएगा। तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं, तो अगर यहाँ पे अगला देखते हैं, जैसे ये -1 और 0, तो इस कंडीशन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये -1 ही होगा। तो कुछ भी वैल्यू रहेगा, मतलब कि इससे अगर कुछ भी वैल्यू रहेगा, -1.1 भी रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1.1। इससे लेस देन क्या है, जो अब एफ एक्स एक्स इक्वल टू हम माने हैं -1.1, तो -1.1 से लेस देन है जो -1 है, तो एफ एक्स इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब देखो तो जब 0 रहेगा, तो 0 का वैल्यू 0 कब होगा, जब वैल्यू किसके किसके बीच रहेगा, तो 0 और 1 ओपन इंटरवल में, मतलब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब 0 से 1 के बीच में रहेगा, जैसे 0.9 रहेगा एक्स का वैल्यू, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0.9। यहाँ देखो इंटीजर नहीं है, डेसिमल में है, तो यहाँ पे इंटीजर कंसीडर करेंगे, इंटीजर से पहले मतलब डेसिमल के जो पहले वाला है 0, तो इससे लेस देन स्मॉल इंटीजर कौन होगा, या लेस देन इंटीजर कहेंगे, तो ये 0 हो जाएगा 0.9 से, तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे 0 कंसीडर करेंगे। अगर वही तरह से एफ एक्स इक्वल टू 1 से, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 से 2 के बीच लाई करना चाहिए, तो 2 के बीच मतलब अगर x का वैल्यू 1.9 रहेगा, तो वैल्यू इस कंडीशन में क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो वही चीज है कि हमको हमेशा ध्यान रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, कि जो वैल्यू लाई करेगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। अब उसके या तो उससे कम होगा या फिर उसके इक्वल होगा, जैसे देखो 3 अगर दिया रहेगा तब तो वैल्यू 3 आ जाएगा। अगर f इक्वल टू एक्स इक्वल टू -3.2 दिया रहेगा, तो एफ एक्स इक्वल टू, अब देखो -3 जो है, -3 ग्रेटर देन है -3.2 से, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3, क्योंकि लेस देन, यहाँ पे जो 3 जो आ जाएगा, यहाँ पे ये ध्यान देखना कि -3 ग्रेटर देन है तो लेस देन चाहिए, तो एफ एक्स एक्स इक्वल टू अगर -3.2 लिए हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू -3 से लेस देन क्या होगा, तो -4 आ जाएगा इस कंडीशन में। तो वही ध्यान यहाँ पे है। यहाँ से देखो तो 1, जब 1 से 2 के बीच लिए हैं, तो यहाँ पे 1 2 इंक्लूड नहीं होगा, 1 से बड़ा जितना भी वैल्यू लेंगे एक्स का, तो बाई का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, अगर 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 2 को इंक्लूड कर रहे हैं तो वहां पे इंटीजर 2 बन जा रहा है, तो वैल्यू 2 से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से 2 से 3 के बीच कोई सा भी वैल्यू लेंगे तो वैल्यू हमेशा 2 आएगा। यहाँ पे एक्स का वैल्यू आना चाहिए 2 से 3 के बीच, तो वैल्यू हमेशा 2 ही आएगा। अगर 3 से 4 के बीच लेंगे तो वैल्यू हमेशा 3 आएगा, जिसमें 4 इंक्लूडेड नहीं है। लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो लेस देन और इक्वल टू एक्स यहाँ आ रहा है। अगर वैल्यू यहाँ पे एक्स का वैल्यू -1 लेंगे, तो यहाँ पे -1 से लेस देन, -1 से लेस देन इधर आ जाएगा, तो -1 से इधर यहाँ पे ये आ गया। अब अगर -2 लेंगे, तो -2 एक्स का वैल्यू अगर -2 लेंगे,
-2 से कम, देखो यहाँ पे -1 से, तो यहाँ पे इसको ध्यान देना है कि x का वैल्यू अगर -1 से -2 के बीच ले रहे हैं तो -1 वाला तो इंक्लूड नहीं होगा। -1 के बीच, जैसे अभी हम बताए हैं कि अगर -3.2 ले रहे हैं तो इसमें वैल्यू माइनस आगे की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पे इधर वाला ओपन रह जाएगा और इधर वाला क्लोज होते चला जाएगा। तो यहाँ पे -2 और -3 के बीच इस तरह से ये हो गया y इक्वल टू, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो बस ध्यान यही रखना है इसमें कि जो x का वैल्यू अगर हम कुछ भी ले रहे हैं तो हम देखेंगे कि उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उससे लेस देन वाले जो भी इंटीजर है या तो उसके इक्वल होना चाहिए या तो उससे लेस देन वाला एक इंटीजर होना चाहिए, वैल्यू यही आएगा। तो ये हो गया, जितना भी टाइप ऑफ फंक्शन था वो पढ़ लिए हैं। अब जो लास्ट टॉपिक बचा है फंक्शन का वो है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। तो यहाँ पे रियल फंक्शन का अलजेब्रा कहने का मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो देखो एडिशन कैसे होता है, दो रियल फंक्शन का f is to x belongs to r, g is to x belongs to r, be any two function where x is a subset of r, then we define f plus g is to x r। अब देखो तो दो फंक्शन को ऐड कर रहे हैं, मतलब f और g फंक्शन है, इसको ऐड कर रहे हैं, तो लिखेंगे कैसे, f plus g is to x टू आर। अब इसको इक्वल किसके होगा, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, दोनों अलग अलग जो भी फंक्शन दिया हुआ है दोनों को ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा दोनों फंक्शन का एडिशन हो जाएगा। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे f माइनस जी इंटू एक्स मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स, वही कहता है g माइनस एफ इंटू एक्स तो जी एक्स माइनस एफ एक्स हो जाता है। सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह से है। मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर, स्केलर कहने का मतलब कोई क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे आकर के, जैसे देखो अल्फा से हम प्रोडक्ट अल्फा एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स टू आर डिफाइंड बाई अल्फा एफ इंटू एक्स, लिखेंगे कैसे, तो अल्फा एक्स फंक्शन में हम अल्फा एक्स से डिफाइन किए हैं और एक्स को, तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू एफ एक्स। मतलब कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी से कोई स्केलर क्वांटिटी के साथ फंक्शन को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो एफ इंटू एक्स जो देगा अल्फा इंटू एफ एक्स होगा। अब मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में भी हम ध्यान रखेंगे कि दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे एफ जी इंटू एक्स, देखो यहाँ पे एफ जी दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एफ जी ब्रैकेट में एक्स है, मतलब ये दो फंक्शन का, और किसका फंक्शन है, एक्स का, तो एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहलाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। उसी तरह से कोशिएंट है तो कोशिएंट को हम डिवाइड कर देंगे। देखो जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, नॉर्मल अलजेब्रा पढ़े थे उसी पे बेस्ड है कि दोनों को अगर ऐड करना रहेगा, बस ध्यान रखना कि कैसे लिखेंगे, तो एफ प्लस जी ब्रैकेट में एक्स देंगे, मतलब दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन को ऐड कर रहे हैं। उसी तरह से एफ माइनस जी से हम एफ एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे जो हम फंक्शन को ऐड करेंगे पहले वो लिखेंगे और इसके ब्रैकेट में, मतलब इस पूरा फंक्शन का ये एक्स है, इस पूरा फंक्शन का एक्स, मतलब ये जो पूरा फंक्शन है ये एक्स का फंक्शन है। जैसे एफ एक्स लिखते हैं तो यहाँ कहते हैं एफ जो है एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स का फंक्शन एफ प्लस जी हो गया। उसी तरह से यहाँ पे एक्स का जो फंक्शन हो गया एफ माइनस जी हो गया, यहाँ पे अल्फा इंटू एक्स का फंक्शन अल्फा एफ हो गया, यहाँ पे एफ जी दोनों का मल्टीप्लाई एक्स का फंक्शन एफ इंटू जी हो गया। तो जैसे हम नॉर्मल में दो को ऐड करना रहता तो ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करना रहता तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना रहता है तो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो लास्ट में क्या कह रहा है कि एफ एक्स वाई जी एक्स, और इसमें हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे भी रेशनल फंक्शन रेशनल जैसा आ रहा है तो नीचे वाला टर्म जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये था फंक्शन का लास्ट थ्योरी वाला, हम सारा कवर कर चुके हैं। अब बाकी जो भी चैप्टर है इस पे बेस्ड उसको हम अगले क्लास में